तो अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्यमिक ग्रुप्ड डाटा के लिए अपन ने कुछ फॉर्मूले देखे थे। जैसे वो वाली टेबल जिनमें क्लास दे रखी हों, उनमें एक तो अपन नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि एक्स बार इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसके लिए जो भी अपन को क्लास दे रखी होगी उसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क तो काम कर जाएगा एक्स आई का, और उसको फिर अपन एफ आई से या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। एक देखा था अपन ने एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो इसमें अपन क्या करते हैं, डी आई कैलकुलेट करते हैं, जिससे क्या अपन के जो भी क्लास मार्क की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो थोड़ी कम हो जाए और कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। एक्स आई माइनस ए हम सूटेबल चूज़ करते हैं जो भी अपन को, जिससे कैलकुलेशन इजी पड़े। एक होता है कि अगर अपन ऑड सिंपल करना चाहें तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अगर अपन डी आई को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो अपन को एक्स बार मिलेगा, एक्स बार इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। और अगर क्लास दे रखी है या ग्रुप्ड डाटा दे रखा है तो मेरे सजेशन में ये जो फॉर्मूला है इससे सॉल्व करना सबसे बढ़िया रहता है। वैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके के नहीं आएंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए अपन से, क्योंकि इन चीज़ों पे बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इन्हीं रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। उस वजह से इसको बोलते हैं अपन पद विचलन विधि। अगर इस तरीके से करें तो पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल देखें। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं कॉमनली। पहला तो होता है इनिशियली जब अपन कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि 5 स्टूडेंट हैं, अपन उनकी एज को उनकी एज का एक डाटा बनाते हैं। जैसे 5 स्टूडेंट में एक बच्चे की एज 10 ईयर है, एक की 11 है, फिर तीसरे की 10 है, एक की 9 है, एक की 8 है और एक की 10 है। ये 6 हो गई, इसको रहने दो। तो 5 बच्चों की एज इस तरीके से है। अपन को इनका क्या निकालना है, मीन। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए अब देखो ये जो डाटा है इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो एक बार इसका मीन देखो। अगर डाटा को बिना किसी टेबुलर फॉर्म में सिर्फ इस तरीके से दे रखा है तो इसका मीन हो जाएगा सभी आंकड़ों का योग 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन सभी आंकड़ों की संख्या। तो टोटल कितने हैं, 5। सभी को जोड़ देंगे और उनसे डिवाइड, ये हो जाएगा अपना मीन। एक तरीके से एवरेज होता है। अरिथमेटिक मीन में और एवरेज में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये जो अपन ने डाटा लिया है, इसी को अगर अपन फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाएं तो जो वेरिएबल का कॉलम है वो तो अपन के एज हो जाएगा, जिसको अपन एक्स आई बोलते हैं, और इधर अपन उस एज की फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि उस एज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इस वाले एग्जांपल से थोड़ा सा ये भी समझने की ट्राई करो कि ये जो टेबल्स बनती हैं ये एक्चुअली में एक ही चीज़ है। जैसे एज है अपन की 8, 9, 10 और 11, तो जो अपन ने डाटा लिया था उसी से अपन इस टेबल को भी बना सकते हैं। अपन के इस डाटा में 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 11 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक, तो अगर इसका मीन निकालना है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर अनग्रुप्ड डाटा है तो सिंपल एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करें और इस वाले फॉर्मूले से अपन सीधा मीन निकाल ले, सबसे इजी रहता है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 9, 20 और 11। अब यहाँ पर अपन समेशन एफ आई एक्स आई देखेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, और अपन समेशन एफ आई को देखेंगे, समेशन एफ आई कितना है। तो समेशन एफ आई अपना 5
और ये हो जाएगा अपन का 20 तो यहाँ पे अपन मीन देखेंगे तो इस वाली टेबल से अपन का मीन आएगा समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, जो कि आएगा अपन का 48/5। ठीक, अब कुछ एग्जांपल और देखो। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई फर्स्ट अपन की जो 10 ऑड नंबर है वो कौन कौन से होते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये सिंपल डाटा है, इसमें कोई टेबल नहीं बनी हुई, तो इसमें अपन जितने भी डाटा है सभी का जो अपन का सम है वो हो जाएगा 1। जैसे अपन को मीन निकालना है तो मीन के लिए अपन कौन सा तरीका लेंगे, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, बेसिकली एवरेज निकालेंगे इनका। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस और ये जितने भी है इन सब का एडिशन अपॉन इनकी जो टोटल 10, तो ये इनका मीन आ जाएगा। मतलब अगर डाटा इस तरीके से दे रखा हो तो मीन अपन ऐसे निकालेंगे। अब अगला एग्जांपल, जैसे अपन को x और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो अपन के जो भी डाटा है उसकी वेरिएबल की वैल्यू है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 5 की फ्रीक्वेंसी 8 टाइम, 6 की 8, 7 की 9, 8 की 12, 6 की 9 की 6, 10 की 6 और 11 की 4। अब देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अपन यूज़ करेंगे कौन से फॉर्मूले का, इसमें यूज़ करेंगे अपन समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, मीन इक्वल समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। ठीक है, तो इसके अपन टेबल बनाते हैं। तो जैसे इस टेबल में एक कॉलम हो गया XI का, एक कॉलम हो गया FI का, तो अपन को चाहिए समेशन FI/XI। तो एक कॉलम अपन कैलकुलेट करेंगे FI/XI का। अब देखो FI/XI, FI और XI को मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 25, 48, 63, 96, 54, 60 और 44। अब अपन को दो चीज़ चाहिए, समेशन FI/XI और समेशन FI। तो समेशन FI के लिए अपन इन सभी को जोड़ देंगे 5 और 13, ये हो जाएगा अपन का 50। और समेशन FI/XI इसके लिए अपन समेशन FI/XI वाले कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आएगा अपन का 300 और 90। अब जो भी वैल्यू है वो अपन रख देंगे। जैसे अपन का मीन में समेशन FI/XI, तो FI/XI वाले कॉलम को ऐड करके आया अपन का 390 अपॉन समेशन FI, ये आया अपन का 50। तो यहाँ से मिलेगा अपन को 7.8। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन ऐसे करें, देखो एक बार कि यहाँ पर अपन ने FI/XI कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे अपन को XI की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10 चले तो क्रम से हैं, पर फिर भी थोड़ी बड़ी वैल्यू मिली। अगर अपन एक बार इस वाले कॉलम को मान के चलो कि ये वाला कॉलम अपन ने नहीं बनाया, अपन इस कॉलम की जगह पर DI कैलकुलेट करते हैं, मतलब XI की वैल्यू को ही थोड़ा सा और कम करते हैं जिससे कैलकुलेशन ईजी हो। अपन ने लिया XI माइनस, और जैसे मुझे लग रहा है कि 8 मिडिल में, 8 बीच में, तो XI माइनस 8 मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो 5 - 8 = -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। जितने भी XI है उसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे, 8 को। 8 को क्यों लिया, क्योंकि बीच में है।
5 से लेके 11 के जो बीच में है वो 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 8 1 और इस तरीके से। अब जैसे मैंने ये एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया था, अब मैं कैलकुलेट करूँगा एफ आई डी आई। मतलब डी आई वाला जो कॉलम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एफ आई वाले कॉलम से। देखो अपन के जो शॉर्टकट मेथड था उस वाले मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था, एक बार उसको देखो। ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब एक बार थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ पे अपन डी आई क्या लेते हैं, एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पर मैंने ए की जगह पे लिया हुआ है 8। तो समेशन एफ आई डी आई चाहिए मुझे और समेशन एफ आई चाहिए। तो समेशन एफ आई डी आई इस कॉलम से मिलेगा और समेशन एफ आई तो अपने पास में ऑलरेडी 50 है ही। तो कैलकुलेट करेंगे अपन, एक बार के लिए मान के चलते हैं कि ये वाला कॉलम नहीं है। एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी आई वाले कॉलम से, तो 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 9 0 6 12 और 12। अब जो अपन की ये वाली वैल्यूज़ आई थी इनसे तो काफ़ी इजी वे में कैलकुलेट होने वाली वैल्यूज़ हैं। तो समेशन एफ आई डी आई कैलकुलेट करेंगे, इनको जोड़ेंगे अपन, ये हो जाएगा 12 12 24 और 30, ये हो जाएगा 25 25 और 5 30 और 10 40। तो ये हो जाएगा अपन का 30 माइनस 40 मतलब माइनस 10। समेशन एफ आई डी आई इस कॉलम की जितनी भी एंट्री हैं सभी को जोड़ लिया अपन ने, ये आया माइनस 10। तो सारी वैल्यूज़ को रखेंगे अपन। ए क्या होता है अपन का, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या है 8। तो 8 प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन को मिला माइनस 10 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू 50। तो ये हो गया 8 माइनस 1/5 या 8 माइनस 0.2 या 7.8। तो जो अपन का मीन था वो इस मेथड से, देखो अलग अलग नहीं आएगा, मीन तो वही आएगा चाहे अपन मेथड कोई सा भी काम मिले, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम में आता है जब अपन को एक्स आई की वैल्यूज़ को थोड़ा कम करना हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल स्टेप डेविएशन मेथड का और देखते हैं, उसके बाद में ख़त्म करते हैं इसे। अब जैसे ये अपनी कोई टेबल है, इसमें अपन को इंटरवल दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब देखो इसमें पहली चीज़ तो ये कि जो भी अपन को ये जो डाटा दे रखा है ये ग्रुप्ड है। पहली चीज़ तो ये कि कैसा है, ग्रुप्ड, मतलब वर्गीकृत है ये। और दूसरी चीज़ ये कंटिन्यूस है, मतलब 0 से 10 और अगला जो इंटरवल है वो स्टार्ट हो रहा है 10 से 20, फिर अगला स्टार्ट हो रहा है 20 से, इस तरीके से। तो इसमें अपन को निकालना है मीन। जब भी इंटरवल दे रखा हो तो अपन निकालते हैं क्लास मार्क। इसमें अपन क्लास मार्क की जगह पे लिख सकते हैं प्राप्तांक, जो कि मीन होगा, मतलब इंटरवल का जो मीन होता है, इंटरवल का जो एवरेज होता है, मिडिल वैल्यू होती है, इसको ऐसे ही बोल लो। क्लास मार्क अपन निकालते कैसे हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 से और 10 के बीच में जो भी हो। तो 0 प्लस 10 इक्वल 10 और 10/2 इक्वल 5। अब चाहो तो एक एक करके कैलकुलेट कर लो, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इस क्लास की जो हाइट है वो है 10, तो क्लास मार्क में अपन 10 ऐड करते जाएंगे तो अपन को अगले मिलते चले जाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर एक एक करके कैलकुलेट कर लें, जैसे 10 + 20 इक्वल 30 और 30/2 इक्वल 15, 20 + 30 इक्वल 50, 50/2 इक्वल 25। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि क्लास की हाइट है 10, क्लास की हाइट कैसे निकालते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 10 और लोअर लिमिट 0, तो इसकी हाइट आई 10। 5 में 10 ऐड करो तो 5 + 10 इक्वल 15 + 10 इक्वल 25 + 10 इक्वल 35 + 10 इक्वल 45। ये करस्पॉन्डिंग मिडिल वैल्यू निकलती है, मतलब क्लास मार्क ही निकलता है इस तरीके से। जैसे 40 + 50 इक्वल 90, 90/2 इक्वल 45। कैलकुलेशन जो होती है वो इंटरवल के साथ नहीं कर सकते अपन, इसलिए अपन को क्लास मार्क ज़रूरी है। इंटरवल से थोड़ी आगे की कोई कैलकुलेशन होती है। ये अपन का एक्स आई बनेगा। अब ये जो सवाल अब चेंज हो गया ठीक उसी तरीके के सवाल में जैसे अपन ने पहले किए थे। एक कॉलम में एक्स आई दे रखा है, एक कॉलम में एफ दे रखा है। मेरा सजेशन ये है कि अगर ग्रुप्ड डाटा का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको अपन को स्टेप डेविएशन मेथड से करना चाहिए।
एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, लेकिन इससे सवाल इजी बहुत हो जाता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अपन कैसे करते हैं, अपन xi एक di कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं xi माइनस ए अपॉन एच, और फिर जो मीन होता है उसके लिए सूत्र बन जाता है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। एच अपन के क्लास की हाइट होती है, जैसे यहाँ पे क्लास की हाइट 10 है, तो अपन एच की जगह पे 10 लेंगे। तो डी आई इक्वल एक्स आई माइनस, अब इसमें बीच में 25 है, तो एक की जगह पे अपन 25 लेंगे, एक्स आई माइनस 25 अपॉन 10। अब चाहो तो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं होती। 25 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू डी आई की हो जाएगी 0, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे -1 -2, और जैसे जैसे नीचे आएंगे 1 और 2। चाहे तो कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, जैसे 25 माइनस 25 0, तो यहाँ पे 0। 15 माइनस 25 इक्वल -10, -10 अपॉन 10 इक्वल -1, इस तरीके से। अब अपन को डी आई मिल गया, तो अपन को फॉर्मूले के लिए चाहिए समेशन एफ आई डी आई, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपन एफ आई डी आई। अब छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इनके साथ कैलकुलेट करना ऐसा कोई विशेष मुश्किल वाला काम भी नहीं है। एफ आई वाला कॉलम है अपन का ये वाला, और डी आई वाला कॉलम है अपन का ये वाला, तो 5 × 2 -10 -8 0 14 और 6, ठीक है। तो प्लस में हो जाएंगे अपन के 20 और माइनस में हो जाएंगे अपन के -18, तो अपन को मिलेगा समेशन एफ आई डी आई इक्वल 2, और समेशन एफ आई अपन को अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और समेशन एफ आई अपन को मिलेगा 55 + 8 = 13, 13 + 3 = 16, 16 और 4 20, 30 40 50, ठीक है। एच अपन के पास में 10 है ही। देखो अपन डी आई की जो वैल्यू लेते हैं वो अपन लेते हैं डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो ए की वैल्यू हो गई 25, एच की वैल्यू हो गई 10, तो ए की जगह रखेंगे अपन 25 प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू है 2/50 इंटू एच की वैल्यू है 10, तो 25 प्लस 0 से 0 कैंसिल, या 10 से डिवाइड दिया ऊपर नीचे, फिर अपन निकालेंगे 2/5, तो 0.4, और अपन को जो मीन है, अपन को मीन मिलता है 25.4। यह अपन का स्टेप डेविएशन मेथड। ग्रुप्ड डाटा के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको स्टेप डेविएशन मेथड से करना सही है मेरे विचार से। तो अब ये तो वो चीज़ थी जो बस आनी चाहिए। डायरेक्ट ऐसी कोई टेबल दे के एग्ज़ाम में पूछेंगे इसके तो चांस कम है, हाँ, लेकिन इन पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं वो, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। देखो जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं ना एफ आई डी आई, इसी तरीके से अगर अपन एक कॉलम में कैलकुलेट करें एक्स आई माइनस एक्स बार, अब एक्स बार अपन को पहले से पता होगा, जितने भी अपन के वेरिएबल्स होंगे उन सब में से अपन एक्स बार को माइनस करके एक कॉलम बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन फ्रीक्वेंसी से, और जितनी भी एंट्री आएंगी सबका अपन करेंगे सम, तो अपन को 0 मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी आई अपन ने लिया था एक्स आई माइनस 25, ठीक है। अगर अपन डी आई लें एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आया अपन का 25.4, तो एक्स आई माइनस 25.4, तब जो अपन को जो भी एंट्री मिलेंगी उन सभी एंट्री को अगर अपन सम करें, एक बार इन सभी एंट्री को अपन मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से, एफ आई माइनस डी आई कौन सी वाली, ये वाली, तो जितनी भी अपन को एंट्री मिलेंगी इन सभी एंट्री का सम अपन को मिलेगा 0, ठीक है। वैसे मेरा ऐसे नहीं होता है एक्चुअली, अपन को इसको सीधे याद रखना पड़ता है, लेकिन मतलब तो पता होना चाहिए कम से कम अपन को। जैसे एक कॉलम में अपन का एक्स आई था, एक कॉलम में एफ आई था, फिर अपन ने एक कॉलम में कैलकुलेट किया एक्स आई माइनस एक्स बार,
एक्स बार अपन को पहले से पता होगा कि भाई एक्स बार क्या है, ठीक है। तो अगले कॉलम में अपन ने मल्टीप्लाई किया एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, और फिर इसकी जो भी वैल्यूज़ थी उन सब का अपन ने क्या निकाला, सम। तो ये सारा सम आएगा 0, ठीक है। इसको अपन ऐसे बोलते हैं, ये एक्स आई माइनस एक्स बार जो है ये विचलन होते हैं, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ये अपन के होते हैं विचलन। तो समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, अपन को याद रहना चाहिए ये। अच्छा, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल, अपन अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स बार इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू वेरिएबल नहीं है, मतलब समेशन अपना जो लगता है ये किस पे लगता है, आई पे। एक्स बार तो कांस्टेंट है अपना, तो इसको अपन समेशन से बाहर ले सकते हैं। समेशन एफ आई इक्वल 0। दोनों साइड पे अपन समेशन एफ आई से डिवाइड करें अगर, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार इंटू समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई इक्वल 0। एल एच एस और आर एच एस में अपन ने किससे डिवाइड किया, समेशन एफ आई से। तो ये जो अपन का ये जो एक्सप्रेशन आता है ये होता है अपन का मीन यानी कि एक्स बार माइनस एक्स बार, समेशन एफ आई से समेशन एफ आई कैंसिल, और एक्स आई सॉरी मैंने 0 गलत लगा दिया यहाँ पे, ये तो अपन को अपने आप मिलेगा एक्स बार माइनस एक्स बार इक्वल 0। तो जो भी टर्म अपन को दे रखी है इसकी वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक। इसी तरीके से एक और रिजल्ट है, जैसे एक एक्सप्रेशन है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर। अगर अपन अब देखो ए की वैल्यू जो भी अपन चाहे वो रख सकते हैं, तो ए यहाँ पे अपने मर्जी के हिसाब से चेंज होता रहा तो अपन को इस पूरे एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। लेकिन ये जो वैल्यूज़ है जैसे जैसे ए चेंज होता गया तो इसकी उन सभी वैल्यूज़ में इसकी जो न्यूनतम वैल्यू है, इसका जो न्यूनतम मान है वो अपन को तब मिलेगा जब अपन ए की जगह पे एक्स बार को रखें। अगर अपन ने एक्स बार की जगह पर कुछ और रखा तो जो भी अपन को वैल्यू मिलेगी वो इस वैल्यू से बड़ी मिलेगी, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर अपन को इस एक्सप्रेशन की सबसे न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो अपन को ए की जगह पे रखना पड़ेगा एक्स बार, ठीक। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि समांतर माध्य के गुण, दोष और उपयोग पूछे हों, पर फिर भी 1 मिनट में देखने में क्या जाता है। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है। एक चीज़ कि जो अपन का माध्य होता है या मीन होता है ये अपन का निश्चयात्मक होता है। निश्चयात्मक का मतलब है कि इसकी वैल्यू अपन अज्यूम नहीं करते, मतलब इसको अपन अनुमान से नहीं निकालते, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। माध्य निकालने में अपन अनुमान का प्रयोग नहीं करते।
एक पॉइंट ये है कि माध्य पर ओरिजिन और स्केल दोनों को चेंज करने का प्रभाव पड़ता है। ओरिजिन को चेंज करने का मतलब ये है कि जो भी अपन के एक्स आई थे अपन ने उनमें से कुछ माइनस कर दिया। स्केल को चेंज करने का मतलब है इसमें अपन ने किसी चीज़ से डिवाइड कर दिया। और अपन ने देखा था जैसे जैसे अपन ने एक्स आई माइनस ए की वैल्यू चेंज की, एक्स आई माइनस ए किया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच किया, वैसे वैसे अपन के मीन की वैल्यू चेंज होती चली गई थी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखें तो अगर अपन ओरिजिन चेंज करते हैं तो अपन कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस ए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो अपन का मीन आएगा, जैसे इसको अगर अपन नया वेरिएबल डी आई नाम दें तो वो अपन का नया जो मीन होगा वो मीन आएगा समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, क्योंकि अब अपन का वेरिएबल कौन है, डी आई, अब एक्स आई थोड़ी अपन का वेरिएबल। तो कुल मिला के अगर अपन ने ओरिजिन चेंज किया तो अपन का मीन भी चेंज हो गया, क्योंकि ये अपन का ओरिजिनल मीन नहीं है। अपन का ओरिजिनल मीन तो कौन से फॉर्मूले से आएगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये अपन का ओरिजिनल मीन है एक्स बार, और नया जो मीन अपन को मिला था वो कौन था, डी बार। तो कुल मिला के वैल्यू चेंज हो गई। अपन को जो याद रखना है वैसे याद रखना है कि अगर अपन ओरिजिन चेंज करते हैं या अपन स्केल चेंज करते हैं तो उससे अपन का जो मीन होता है वो भी चेंज हो जाता है। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में बहुत सारे माप है, उनमें से कुछ माप ऐसे भी है जिन पे ओरिजिन या फिर स्केल के चेंज होने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो माध्य अपन का किस प्रकार का है, जिस पर ओरिजिन और स्केल दोनों के चेंज का प्रभाव पड़ता है, मतलब ये चेंज हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर अपन नया वेरिएबल स्केल को चेंज करके ले, या सिर्फ एक्स आई माइनस अपॉन एच, अब इससे स्केल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन का जो ओरिजिनल जो मतलब एक्स आई को वेरिएबल लेकर के जो मीन आना चाहिए था उसकी जगह पर अपन को कोई दूसरा ही अलग मीन मिलेगा जिसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के स्केल के चेंज होने का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक और है, संयुक्त श्रेणी कि अपन संयुक्त श्रेणी का मीन कैसे निकालते हैं। श्रेणी से मतलब है कि अपने पास में कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, जैसे x1, x2, x3 से लेकर के xn, तो ये अपन की श्रेणी हो गई। एक श्रेणी अपनी ये हो गई, और इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी कुछ और होगी, y1, y2 से लेकर ym तक, ये अपन की श्रेणियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अगर श्रेणी समझ में आ गई तो अब देखो, अब जैसे अपन के पास में फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ में अपन के टोटल ऑब्जर्वेशंस है n1, टोटल ऑब्जर्वेशंस इक्वल n1, और फर्स्ट सीरीज़ का जो मीन है वो अपन के है x1 बार। इसी प्रकार से अपन के सेकंड सीरीज़ है, सेकंड सीरीज़ में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है वो अपन के n2 है, और सेकंड सीरीज़ का जो मीन है वो अपन के है x2 बार। ठीक है, मतलब जो भी डाटा दे रखे हैं उन सभी डाटा की टोटल नंबर कितना है n1, और जब अपन ने सीरीज़ का मीन निकाला तो उसका मीन आया x1। अब अपन ने एक तरीके से जो भी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सीरीज़ के थे और जो भी ऑब्जर्वेशन सेकंड सीरीज़ के थे वो सभी ऑब्जर्वेशन मिला करके अपन ने एक नई सीरीज़ बना ली। अब n1 तो फर्स्ट सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन हो गए और n2 अपन के सेकंड सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन हो गए, तो इस सीरीज़ में जो टोटल ऑब्जर्वेशन हुए वो कितने हुए, n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये जो नई सीरीज़ बनेगी इस सीरीज़ का मीन अपन देते हैं n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब इसी चीज़ को अगर जनरलाइज करें तो इसी प्रकार की अपन की के सीरीज़ है, मान लिया केथ जो सीरीज़ है उसमें n के तो ऑब्जर्वेशंस हैं और मीन है उसका x के बार। अपन ने इन सभी सीरीज़ को आपस में मिला लिया,
तो जो भी अपन की अभी सीरीज़ मिलेगी उसमें टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगे n1 प्लस n2 से लेकर के प्लस nk, मतलब टोटल k सीरीज़ थी, सभी सीरीज़ अपन ने मिला ली तो ये अपन की कंपोजिट सीरीज़ बनती है। इस सीरीज़ का जो मीन है वो भी इसी तरीके से दिया जाता है, n1 x1 बार दूसरी सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन इंटू दूसरी सीरीज़ का मीन प्लस केथ सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन और केथ सीरीज़ का मीन अपॉन टोटल जो ऑब्जर्वेशंस बनेंगे कंपोजिट सीरीज़ में। ठीक है ठीक है। देखो इसमें जाहिर सी बात है, अगर सेकंड ग्रेड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा तो कोई कुछ नहीं पूछता, थोड़ा बहुत तो इधर उधर घुमाते हैं। मीन हर किसी से आता है, लेकिन कंपोजिट सीरीज़ का मीन पूछ सकते हैं भाई, और सवाल इतना खास मुश्किल भी नहीं बनता। एक बार इसी चीज़ को वापस देखो, मतलब इसको नहीं, ये जो अपन ने देखा था समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर की न्यूनतम का न्यूनतम मान ए इक्वल एक्स बार पर होता है। अब ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये देखने में मुश्किल लगते हैं, मतलब ये जो लाइन है, पर इनको थोड़ा सा अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो इन फैक्ट पे बेस्ड बहुत आराम से बन जाते हैं। जैसे ये तो सिर्फ एक फैक्ट है, इस पे अगर कोई क्वेश्चन बनाना हुआ तो अपन से सवाल में पूछ सकते हैं भाई कि निम्न में से न्यूनतम मान किसका है, निम्न में से न्यूनतम मान किसका है। पहला ऑप्शन दे देंगे अपन को समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मोड का स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन दे देंगे अपन को समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दे देंगे अपन को समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन का स्क्वायर, और इसी तरीके से कोई फोर्थ ऑप्शन बना देंगे। अब ये जो चीज़ है ये तो मैं बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, फैक्ट यही होता है, और इन फैक्ट पे बेस क्वेश्चन 1000 बन जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये चीज़ दिमाग में आना कि भाई इसमें ये फैक्ट लगेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि ये फैक्ट सही से समझ में आए, सही से याद रहे। ठीक है, तो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी। ये तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक बार इस एक्सप्रेशन को दोबारा देखो, इसमें ए की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ए की वैल्यू जो अपन का मन करे वो ले सकते हैं। ए की वैल्यू अपन ने एक बार तो ली 5, एक बार ली 10, एक बार ली 17, एक बार ली 23, और ऐसे अपन चेंज करते चले गए। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 पर कुछ अलग आएगी, 10 पर कुछ अलग आएगी, 17 पर कुछ अलग आएगी, 23 पर कुछ अलग आएगी। इसी तरीके से अलग अलग ए के मान के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन इन सभी मानों में अपन को चाहिए कि न्यूनतम मान मिले। तो न्यूनतम मान अपन को तब मिलेगा जब अपन ए की जगह पर एक्स बार यानी कि अपना मीन रखेंगे। अच्छा, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना, पिछली बार जो अपन ने देखा था इससे जस्ट पिछला वाला वो ये था, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू होती है 0। इसमें और इसमें स्क्वायर का अंतर है। ठीक है, स्क्वायर का अंतर करने से वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था ना, तो ये जो वैल्यू अपन को -2 मिली थी, स्क्वायर करने से ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, इसलिए 0 नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो ये था मीन, अरिथमेटिक मीन। इसके बाद में बचते हैं अपन के ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सवाल ज़्यादातर जो आता है वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ही पूछते हैं, हार्मोनिक तक जाते नहीं है नॉर्मली, और अगर पूछते भी है तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा इनको भी देखेंगे।